Active and passive voice. A presentation here that will make you understand. बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। जब आप किसी भी सेंटेंस का उसमें जो भी काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है, जैसे खाना पीना सोना भागना, कोई भी काम है। अच्छा, ये अलग बात है कि किस किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। कोई भी वर्ब है ना, जैसे खाना, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक खाने वाला और एक वो चीज़ जिसको खाया गया। अगर आप सब्जेक्ट यानी खाने वाले को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो ये वर्ब की जो फॉर्म इसके लिए यूज़ होती है, जो वॉइस वर्ब की यूज़ होती है, वो एक्टिव होती है, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो जाए। और पैसिव वॉइस वो सिचुएशन होती है जब आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जिस पर काम होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मैंने जिंगर खाया, और आप कहते हैं एक जिंगर खाया मैंने। अब आपका फोकस जिंगर को शो करने पे है, ना कि अपने आप पे कि आपने खाया है। जब ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को आपने यूज़ करना है, जिस पर एक्शन परफॉर्म होना है, उसको फोकस करना चाहते हैं, डोमिनेंट करना चाहते हैं, प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो वर्ब की पैसिव वॉइस यूज़ होती है, जिसमें सब्जेक्ट इतना एक्टिव नहीं रहता, पैसिव हो जाता है। पैसिव एक्टिव का उलट है। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, तो मैं एक्टिव हूँ, बोलने वाला, द पर्सन हु स्पीकिंग, मेरा रोल एक्टिव है। इस वक्त आपका रोल पैसिव है। तो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो एक्टिव होता है, और जो एक्शन को रिसीव करता है, अगर उसको डोमिनेट किया जाए तो वो पैसिव हो जाता है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के वर्ब में फ़र्क होता है। अब वो उसका फार्मूला या रूल है इसके बाद, कि जहाँ पे आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है शुरू में ले आते हैं, क्योंकि आप उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, उस पर एम्फेसिस, जोर देना चाहते हैं उस पर। अब जो अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का ताल्लुक सिर्फ 12 टेंसेस से नहीं है। एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब के स्ट्रक्चर इम्पेरेटिव में भी होते हैं, जिसमें आप कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में, दुआ वाले सेंटेंसेस में, मॉडल वर्ब्स के भी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होते हैं। बेशुमार जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी पैसिव वॉइस फॉर्म भी एग्जिस्ट करती होती है और सब के रूल्स हैं। लेकिन हम इसमें टेंसेस पे ही मेन फोकस रखेंगे अपना, और जो टेंसेस होते हैं इनकी पैसिव वॉइस फॉर्म इसमें स्टडी करेंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश करेक्ट लिखने में, बोलने में, लैंग्वेज स्किल में और इंग्लिश पढ़ने में, एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको जो चीज़ यूज़फुल साबित हो सकती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो सारे टेंसेस पे अप्लाई होते हैं। उसमें से पहला रूल ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो। जिस तरह टेंसेस में एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस में आपने देखा था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स डिफरेंट टेंसेस में यूज़ हो रही थी, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर सारे टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये आपको याद रखना आसान होगा। सेकंड चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो फ़िक्रे के आखिर में होता है, उसे उठा के शुरू में ले आना आता है, और जो सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है उसको आप उठा के एंड पे लेके जाएंगे। अच्छा, जब प्रोनाउंस को उठा के चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पोजीशन में लेके आएंगे, तो उसकी फिर केस भी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इस तरह की है, तो जब वो सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज होंगे तो आई, वो, यू, दे हो जाएंगे। इसके बाद जो रूल्स हैं, वो हर टेंस में जो चेंज होते हैं वो सिर्फ ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो चेंज होने हैं, क्योंकि वर्ब की तो सब में थर्ड फॉर्म आनी है, ऑब्जेक्ट भी सब में स्टार्ट में जाना है, सब्जेक्ट सब में एंड पे जाना है। तो फिर क्या याद रखना है पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर? वो सिर्फ ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हर टेंस में आपने, कि इस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा।
वर्ब की फॉर्म तो सारों में थर्ड यूज़ होनी है। सब्जेक्ट एंड पे जाना है और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आना है, ये भी सब में होना है, तो फिर याद क्या रखना है? वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनको याद रखना है कौन से यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी एक्टिव वॉइस फॉर्म में क्या होता है? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। ये देखें, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन पैसिव वॉइस फॉर्म में आप देखें कि इज़ एम आर, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दरमियान में इज़ आर एम लगना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस फॉर्म में इज़ आर एम यूज़ नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज़ होगा। नेगेटिव कैसे बनता था? डू डज़ के बाद नॉट, लेकिन पैसिव वॉइस फॉर्म में चूँकि इज़ आर एम लगे तो उसके बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव या सवालिया बनाने के लिए वही इज़ एम आर जो दरमियान में आना था वो स्टार्ट में चला जाएगा। ये देखें, उसके बाद उसी तरह ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बी वाई बाय लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है जिसको आखिर में ले गए थे। ये देखें एग्जाम्पल, ही राइट्स एन ऐसे इज़ रिटन बाय हिम। ऐसे ऑब्जेक्ट था, उसने क्या वो लिखता है, क्या लिखता है? ऐसे। तो ऐसे स्टार्ट में आ गया जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ आर एम, ये फार्मूले में लिखा हुआ है कि लगना है, ये लगा दिया, इज़ लगेगा, ऐसे सिंगुलर नाउन है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, राइट्स से रिटन बन जाएगा। ही जब आखिर में जाएगा तो हिम हो जाएगा और उससे पहले बाय लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे रॉन्ग है, ही डिड नॉट नहीं, डज़ नॉट आना था। ही डज़ नॉट लाइट द कैंडल इज़ नॉट लाइटेड बाय हिम। He reads a novel is read by him. Does he purchase books? Are books purchased by him? अब ये आर लगा है जो कि शुरू में आ गया है क्योंकि बुक्स ज़्यादा होती हैं। उधर डज था, इधर आर है। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज होना है, इज़ आर एम लगना है। इंट्रोगेटिव या सवालिया बनाने के लिए उसी तरह इज़ आर एम स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखें आपके सामने है। दे ग्रो प्लांट्स, उसके बाद they grow plants are grown by them. He teaches me, I am taught by her। ये जो लास्ट पे कर्सर नीचे मूव नहीं कर रहा शायद ज़्यादा, तो लास्ट पे जो है I am taught by her। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस का तरीका ये होता है कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस उठाएं। इसके लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपकी जो मैट्रिक इंटर वगैरह की या ग्रेजुएशन लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं उनमें भी एक्सरसाइजेज गिवन होती हैं। सेंटेंस उठाएं और उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो दे ग्रो प्लांट्स का भी वही मतलब है, वो पौधे उगाते हैं, और प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम का मतलब भी वही है कि पौधे उगाए जाते हैं उनकी तरफ से, मतलब वो पौधे उगाते हैं। लेकिन फोकस प्लांट्स पे हो गया कि वो क्या उगाते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा क्योंकि इस पे ज़ोर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। प्रेजेंट की दूसरी टाइप होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अच्छा, इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आपको पता है, ये देखें, सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, इज़ आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब आप देखें पैसिव वॉइस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला जाएगा, उसके बाद इज़ आर एम उसी तरह आएगा, वो भी सेम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में करनी है, बाय और उसके बाद सब्जेक्ट सब पैसिव वॉइसेस में होना है। फ़र्क क्या है? ये देखें, वर्ब के साथ जो आईएनजी लगता था वो नहीं लगेगा और उससे पहले बीइंग आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, सैम इज़ प्लेइंग गिटार, द गिटार इज़ बीइंग प्लेड बाय सैम। इज़ बीइंग प्लेड, उधर क्या था? इज़ प्लेइंग। जब पैसिव वॉइस होगा, गिटार शुरू में और सैम आखिर पे चला जाएगा, इज़ आर एम दरमियान में लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में। उसी तरह नेगेटिव के लिए इज़ आर एम के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए इज़ आर एम शुरू में चला जाएगा।
ये साथ साथ कंपेयर भी किया गया। एक्टिव वॉइस में इज़ आर एम फिर सब्जेक्ट, मसलन आर यू रीडिंग अ बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा, आर यू रीडिंग अ बुक, इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस, इज़ अ बुक बीइंग रिटन बाय यू। यहाँ पे बीइंग मिसिंग है, इंट्रोगेटिव में ये गलती हो गई है, कंपोजिंग में यहाँ पे बीइंग भी आना था ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ऊपर नेगेटिव में भी बीइंग है, सिंपल में भी बीइंग है। Isha is singing a song. A song is being sung by Isha. Okay, it's not chopping vegetables. Vegetables are not being chopped by whatsoever is the name. Are you buying a table? Is a table being bought by you? They are serving poor people. Poor people are being served by them. इनमें फ़र्क क्या है देखें, they are serving poor people, present continuous tense है, इस RM के बाद ING लगा हुआ है एक्टिव वॉइस फॉर्म में। वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, दोनों तरफ बात सेम है। इसमें फोकस है वो सब्जेक्ट है कि वो इतने अच्छे हैं कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। पैसिव वॉइस फॉर्म में ऑब्जेक्ट पे फोकस है कि गरीब लोग, उन पे फोकस है कि उनकी मदद की जा रही है उनकी तरफ से। शी इज़ डिस्टर्बिंग, दानिश इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर। सो इज़ बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा आप हर टेंस की बाद में प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे एक्टिव पैसिव वॉइस आपके तैयार हो जाएंगे। तो एक बात कॉमन है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ऑब्जेक्ट शुरू में जाना है, सब्जेक्ट आखिर में। सिर्फ हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आपने याद रखने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मिसाल के तौर पे अली हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, हैज़ फिर क्रिएटेड। पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन ऐड होना है दरमियान में, ये देखें, द मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अली। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके एक्टिव वॉइस फॉर्म में भी, तो वो तो सेम रहेगी। अब साथ में सिर्फ ऐड क्या होना है, वो ये है कि साथ में बीन लग जाएगा वर्ब से पहले और हैज़ हैव के बाद। नेगेटिव के लिए उसी तरह हैज़ और बीन के दरमियान नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ हैव उठा के शुरू में ले जाएंगे, बीन नहीं ले जाएंगे, बीन ऑब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट शुरू में लेके जाना है वो तो कॉमन है। अली हैज़ चैलेंज्ड हर, शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय अली। कोई और बना लेते हैं, ही हैज़ ईटन फूड, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले ही होती है। सिर्फ क्या करना है इसमें, आपने ये करना है कि इसके अंदर बीन ऐड कर देना है। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी, न्यूज़पेपर हैज़ बीन रेड बाय मी। अच्छा, रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज है, रीड, रेड, रेड। तो इस पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट की टाइप्स हैं, इसी तरह पास्ट की भी वही टाइप्स हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सिंपल फॉर्म एक्टिव वॉइस फॉर्म होती है, उसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मसलन आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। ही एट फूड, उसने खाना खाया। अब ये जो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हैं, इनमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता इनकी एक्टिव वॉइस फॉर्म में। अब पैसिव वॉइस फॉर्म में देखें, वाज और वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड ही लगनी है सब पैसिव वॉइसेस में। तो ही पेड द बिल्स वर पेड बाय हिम। उसी तरह डिड नॉट जैसे नेगेटिव में था, तो यहाँ पे वाज, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सवालिया के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए वाज और वर स्टार्ट में चला जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगेगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा।
आयशा bought a bicycle. A bicycle was bought by Aisha. Was bought. The people were brought. लोगों को लाया गया. अब इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, उसका जिक्र नहीं होता, तो असल में पैसिव वॉइस का ये बहुत ख़ूबसूरत इस्तेमाल होता है इंग्लिश लिखने में, ऐसे में, पेपर राइटिंग में, एकेडमिक राइटिंग्स में, आइल्स टेस्ट में, कि आप किस तरह से पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स को ब्यूटीफुली यूज़ करते हैं एम्फेसिस के लिए, ज़ोर देने के लिए, ताकीद के लिए ऑब्जेक्ट पर. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंसेस में एक और देखते हैं. आई सेव्ड हिम, ही वाज सेव्ड बाय मी. वाज वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. उसके बाद देखें जी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ये पास्ट की सेकंड फॉर्म है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. इसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वाज या वर आता है इसकी एक्टिव वॉइस फॉर्म में, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाया था उसी तरह इसका भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज वर आ जाएगा, उसमें इज़ आर एम था. ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद वाज वर लगेगा, उसके बाद बीइंग ऐड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. आईएनजी उड़ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते हुए, उसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बीइंग ऐड होगा, बाकी वही ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट एंड में. आयशा वाज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय आयशा. लर्न की लर्न थर्ड फॉर्म बन गई, उससे पहले बीइंग आ गया. वाज वर तो उसके एक्टिव वॉइस में भी लगा ही हुआ था. नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा, उसी तरह वाज वर के बाद सवालिया बनाना होगा तो वाज और वर स्टार्ट में चला जाएगा. निसा वाज पेंटिंग द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय निसा. बीइंग लगेगा, बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पेंटिंग से पेंटेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला गया. मोहित वाज रिपेयरिंग द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मोहित. पैसिव वॉइस बन गया, बहुत इजी है. शी वाज बेकिंग द केक वाज बीइंग बेक्ड बाय हर. वो केक बना रही थी, केक बनाया जा रहा था उसकी तरफ से, मतलब कि वो केक बना रही थी. पास्ट की थर्ड फॉर्म भी उसी तरह पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैड भी लगा होता है. हिना हैड वोन द मैच. हिना मैच जीत चुकी थी. इसका पैसिव वॉइस बनेगा द मैच हैड बीन वोन बाय हिना. वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही होती है, सिर्फ बीन ऐड करना है हैड और वर्ब के दरमियान. ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट लग जाएगा हैड और बीन के दरमियान नेगेटिव बनाने के लिए, और हैड आ जाएगा शुरू में सवालिया या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. अहमद हैड क्लीन्ड द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय अहमद. पास्ट परफेक्ट में सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि हैड और वर्ब के दरमियान बीन का इजाफा करना है, बीन लगा देना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें पहले ही होती है, हैड भी पहले ही होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं याद रखना. सो इट्स वेरी इजी. हैड दे कॉट द थीफ. क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया था. हैड द थीफ बीन कॉट बाय देम. बीन आ गया ऑब्जेक्ट के बाद, थीफ के बाद बीन आ गया. यहाँ पे थीफ शुरू में गया और उसके बाद बीन आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव वॉइस फॉर्म होती है, इसमें सब्जेक्ट के बाद विल लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है. मसलन ही विल राइट अ लेटर, तो इसमें विल के बाद बी ऐड कर देना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही बनानी है, सिर्फ बी ऐड करना है, बस इतना फ़र्क है. ये देखें, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में देखें विल के बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की. ये दरमियान में सारी टेंसेस में भी सारी चेंजिंग यहाँ होती है सेंटेंस के दरमियान में, और एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यहाँ की चेंजिंग याद रखनी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है बस, क्योंकि यहाँ वर्ब की तो सारी फॉर्म तीनों सारे टेंसेस में थर्ड ही रहनी है. अच्छा, विल बी और थर्ड फॉर्म. He will sew the bag will be sewed by him. He will not arrange the things,
the things will not be arranged by her. Will you mop the floor? Will the floor be mopped by you? बी लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के बाद, पैसिव वॉइस में बी लगेगा और वर्ब की फॉर्म थर्ड, विल ऐसे ही रहेगा। मसलन यू विल बी टोल्ड, तुम्हें बता दिया जाएगा, और यू विल टेल, तुम बताओगे। जब पैसिव वॉइस बनेगा यू विल बी टोल्ड, तुम्हें बताया जाएगा, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, जैसे ही विल नॉट अरेंज द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय हिम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल और हैव पहले ही लगा होता है, वर्ब की भी थर्ड फॉर्म होती है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में भी सिर्फ बी ने ऐड किया था, इधर भी वही होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म लगी होती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में साथ बीन ऐड हो जाएगा। इंडिया विल हैव वॉन द मैच विल हैव बीन वॉन बाय इंडिया, बीन लगेगा बस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी इस टेंस को यूज़, स्ट्रक्चर को यूज़ करने की? मिसाल के तौर पे तुम्हें कल बता दिया जाएगा, यू विल हैव बीन टोल्ड टुमारो। They will have won the match will have been won by them. They will have brought the toy, वो उन्होंने खिलौना ख़रीद लिया होगा। The toy will have been brought by them, खिलौना उनकी तरफ से लाया जा चुका होगा। सॉरी, नॉट ख़रीदना, लाना, bring, brought। ये हमारे 8 जो टेंसेस में से जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं उनके हमने एक्टिव पैसिव वॉइस बने। कंपैरिजन करना है आपने कि उसके एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, और पैसिव वॉइस में कौन से यूज़ होते हैं। इनकी जो प्रैक्टिकल इनकी एप्लीकेशन है कि अप्लाई कहाँ होंगे ये रूल्स, जब आप इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, लेटर एप्लीकेशन, शॉर्ट आंसर्स, या कुछ भी एकेडमिक राइटिंग या CSS ऐसे लिखना चाहते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर्स को किस तरह परफेक्टली यूज़ करना है, ये एक फ़न है, एक आर्ट है। इसके लिए आप रीडिंग करें, इंग्लिश बुक्स को पढ़ें। जब इंग्लिश किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ देखें कि स्ट्रक्चर किस तरह का चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं टू मेक योर राइटिंग्स मोर पावरफुल। फिर आप लिख के चेक करवाएं ट्यूटर को, अपने टीचर को, ट्रेनर को, वो आपको इसमें मज़ीद सजेशन देंगे किस तरह स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश राइटिंग्स में अप्लाई करना होता है, यूज़ करना होता है। इसी तरह आप इमाद ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आइल्स प्रिपरेशन के लिए, ग्रामर के लिए, या किसी भी क्लास का जो एकेडमिक इंग्लिश है उसको स्टडी करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।